छात्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FMC खैर अलीगढ़ में। आज बहुत दिनों के बाद फिर दोबारा से इस कोरोना ने हमें वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर दिया। हम सोच रहे थे कि बड़ी अच्छी तरीके से क्लासें ऑफलाइन में ही चलेंगी, फिर भी ये एक आपदा है जिसको हमें सबको मिलकर के इससे निपटना होगा और जितना हो सकेगा हम कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन में आप लोगों को समझाने की कोशिश करें। यदि फिर भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और उसके बाद कोई समस्या रहती है तो कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। छात्रों, हमारा उद्देश्य रहेगा कि जब तक ऑफलाइन क्लासेस बंद रहती हैं तब तक हम आपको पूरी तरीके से वीडियो के माध्यम से आपको पूरा प्रोवाइड करा सकें सिलेबस। आज हम रसायन विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसमें हमारा मेन उद्देश्य रहेगा जो स्टार्टिंग में मेन टॉपिक्स हैं उनको पढ़ना, जैसे कि ठोस क्या होता है, ठोस के प्रकार, दो प्रकार, उनके भी क्रिस्टल जालक, एकक कोष्ठिका, ठोसों के दोष, ये सारी चीज़ें, निविड़ संकुलन क्षमता या निविड़ संकुलन संरचना, उपसह संयोजन संख्या, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। छात्रों, यह एक, मैं कहूँगा, कोरोना कोई ज़्यादा बड़ी महामारी नहीं है। यह एक बीमारी है और बीमारियां हमेशा चलती रहती हैं, पर स्टार्टिंग है तो थोड़ा जोर है और अभी इसका इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो जितना हो सके खुद का, अपने घर वालों का, अपना स्वयं का विचार करें। कोरोना से फाइट करने की कोशिश न करें कि कोरोना क्या है, कोरोना को हवा न बनाएं, यानी उसको एक बीमारी ही समझें, उसको महामारी न बनाएं। महामारी हम लोग बना रहे हैं, बेवजह बाहर घूम रहे हैं और उसके नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए बीमारी बढ़ रही है। बीमारी ने महामारी का रूप हम लोगों की वजह से लिया है। यदि हम कुछ दिन रुक जाएंगे, शांत हो जाएंगे, नियमों का पालन करेंगे, गर्म पानी से गलारा करिए, गर्म पानी पीजिए 2-3 बार दिन में, एक बार कम से कम स्टीम लीजिए, यानी भाप लीजिए पानी की, उससे आप लोग स्वस्थ रहोगे। और अधिक से अधिक इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाली चीज़ें लीजिए, ज़्यादा बाहर घूमिए मत, आप स्वस्थ रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है। एक बीमारी है, बीमार ही रहने दें, इसे महामारी न बनाएं। सबसे मेन चीज़ क्या है, यदि कोरोना बॉडी में एंट्री कर गया है कोई दिक्कत नहीं है, ये एक बहुत छोटी सी बीमारी है, आसानी से ठीक हो जाएगी। अपना बचाव करिए, घर पे सब लोगों का बचाव करिए, ठीक हो जाओगे 10-12 दिन में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। परंतु जिन लोगों ने कोरोना को बीमारी न समझ करके महामारी समझ लिया है, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई है। कोरोना को हमेशा डरिए मत, उससे उसका सामना करिए। सामना ऐसे नहीं कि उसके सामने खड़े हो जाओ कि हम तुझे भैया मार देंगे, लड़ेंगे तुझसे। अब लड़ेंगे तो वो तुम्हें मार देगा, उससे दूर हट जाओ, बच लो अपने आप को। और यदि कोरोना तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है तो उस तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कोरोना शरीर में एंट्री कर गया है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि दिमाग में घुस गया तो दिक्कत है, दिमाग को ऐसे नहीं निकाल पाओगे। जितनी मौतें हो रही हैं कोरोना से, वो कोरोना के शरीर में एंटर होने से नहीं हो रही हैं, कोरोना जिनके दिमाग में बैठ गया है। कोरोना एक हवा बन गया उन लोगों के लिए, कोरोना हो गया, कोरोना हो गया, उन लोगों की समस्या है। कोरोना तो कोई भयंकर बीमारी नहीं है, पर हम लोग उसको भयंकर बना रहे हैं, बेवजह बाहर घूम रहे हैं और फिर लोगों को हेजिटेशन होता है, उनको वीडियो देख देख करके, और बाहर से उतना इतना वहाँ मर गया, इतना ये हो गया, ये सारी चीज़ें दूर रख लो बिल्कुल एकदम। अपने आप को सब चीज़ें दूर करिए, जितना हो सके घर पे पढ़िए, किताबें पढ़िए, कहानी पढ़िए। यदि तुम्हारे सिलेबस में मन लगा, कहानी किताबें ले लीजिए, उन्हें पढ़िए। घर में मम्मी पापा के पास बैठिए, अम्मा बाबा उनके पास बैठिए, उनसे बातें करिए। ये आपको सारी टेंशन, इस वक्त है 2 महीने का वक्त होता है, सब गुजर जाएगा, बाकी वही सामान्य जिंदगी होगी। चलो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज पहला चैप्टर केमिस्ट्री का। पीछे हमारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, फिर दोबारा शुरू कर रहा हूँ और इन वीडियो में मैं ज़्यादातर आपको शॉर्ट में ही समझाने की कोशिश करूँगा। जो पुराने बच्चे हैं इंटर वाले, वो भी आसानी से रिवीजन हो जाएगा। जो नए बच्चे इंटर में आने वाले हैं, वो भी जब कभी ऑफलाइन पढ़ेंगे कहीं पर तो उन्हें भी बहुत बड़ी सहायता मिलेगी इससे। हमने ऑफलाइन में कुछ देर कोचिंग क्लासेस चली थी, तो ऑफलाइन में आप लोग शायद 5 चैप्टर आपके पूरे लगभग हो चुके हैं, और तो उन 5 चैप्टरों को तो आप आसानी से यहाँ रिवीजन के रूप में आप एक बार देखोगे, फिर उसका अध्ययन करोगे तो बड़ी आसानी से आप 5 चैप्टर कंप्लीट कर पाओगे। उसके बाद आगे की स्थिति देखते हैं क्या होता है।
और जो वीडियोस आएंगे वो इस टाइप से आएंगे। आज हमारी केमिस्ट्री की वीडियो, अगली वीडियो हमारी मैथ की होगी। जो कल आएगी उसके बाद अगले दिन केमिस्ट्री की, यानी एक दिन मैथ और एक दिन केमिस्ट्री, इस टाइप से वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाएंगे। तो छात्र शुरू करते हैं। आज हम पहला चैप्टर है हमारा ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, देखिए पूरा केमिस्ट्री हमारा डिपेंड करता है पदार्थ पर। तो पहले हम समझेंगे पदार्थ क्या है। पदार्थ एक ऐसी चीज है जिसमें द्रव्यमान होता है, स्थान घेरती है, उसी को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के दो अवस्थाएं होती हैं, मैं यहाँ को शॉर्ट में समझा देता हूँ। पदार्थ की दो अवस्थाएं होती हैं, एक रासायनिक अवस्था, एक भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था और एक होती है रासायनिक अवस्था। भौतिक अवस्था में हमारे मुख्यतः तीन भाग आते हैं, ठोस, द्रव और गैस। उसके अतिरिक्त दो और होते हैं जिनमें आता है प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन। रासायनिक अवस्था में भी दो भाग होते हैं, शुद्ध अवस्था और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध में आ जाते हैं तत्व और यौगिक, अशुद्ध को मिश्रण भी कहते हैं। मिश्रण के भी दो भाग होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को विलयन भी कहा जाता है और विलयन के भी दो पार्ट्स होते हैं, विलेय और विलायक। ये हम सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे विलेय और विलायक को, और पीछे मेरा वीडियो पढ़ा भी हुआ है एक विलेय और विलयन का, तो ध्यान से समझ बेटा। यहाँ हम बात करेंगे केवल ठोस अवस्था की। ठोस अवस्था क्या होती है? किसी भी पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। आयतन का मतलब होता है कोई वस्तु जितना जगह घेर रही है उसको रखे जाने में, देखो ये मार्कर मैंने ऐसे हाथ पे रखा है, अब ये ऊपर नीचे चारों तरफ से जितना पोर्शन घेरे हुए हैं मेरे दोनों हाथों के बीच में, उसी को हम क्या कहेंगे, आयतन कहेंगे। आयतन क्या होता है? किसी भी वस्तु के द्वारा घेरा गया कुल स्थान क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। चलो इसके बाद तो ठोस अवस्था क्या होती है? वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन व आकार दोनों निश्चित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ठोस अवस्था कहते हैं। ठोस अवस्था में भी यदि हम बात करें तो ये ठोस, कभी के क्वेश्चन आ जाता है ठोस कठोर क्यों होते हैं? ठोस कठोर इसलिए होते हैं क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके अवयवी कण होते हैं, वो इतने पास होते हैं कि उनका अंतरा आणविक बल बहुत ही आकर्षित होता है, बहुत ही अधिक होता है, और वो अपने स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर नहीं जा पाते हैं। इसलिए सभी जो ठोस होते हैं वो कठोर होते हैं। देखो ये क्या है, इसका जो आकृति होता है वो ऐसे करके होता है, इसके अंदर जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे करके एक दूसरे को बिल्कुल चिपकाए हुए रखते हैं, कहीं भी बिल्कुल भी गैप नहीं होता है। इससे हम क्या कहते हैं? ये ठोस अवस्था होती है। इसलिए ये आकार भी निश्चित होता है, इसको हम उठा करके कहीं पटक देंगे तो इसका जो पार्टिकल्स है वो अपने स्थान से हिल नहीं पाएगा, इसलिए इसका आकार क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। और यदि हम इसको उठा करके बाहर फेंक देंगे तो इसका आयतन चेंज होगा, वजन भी कम नहीं होगा, जितना वजन है उतना ही रहेगा, क्योंकि इसको कोई पार्टिकल्स इससे बाहर नहीं निकलेगा, सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। बात करें ठोस अवस्था के, तो ठोस भी दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस होता है और एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। एक क्रिस्टलीय ठोस होता है और एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा, कई बार पूछ लिया गया है कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर बताइए। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? जिनकी ज्यामिति निश्चित होती है, ज्यामिति क्या होती है? निश्चित होती है। और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? ज्यामिति अनिश्चित होती है, जिनमें दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। दीर्घ परासी व्यवस्था का मतलब है कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत अधिक दूरी तक एक जैसे ही दिखाई देते हैं। और अक्रिस्टलीय क्या होते हैं? इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो चेंजेस होते रहते हैं, कुछ कुछ दूरी के पश्चात अलग प्रकार के मिलते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि बे पदार्थ या बे ठोस पदार्थ जिनमें दीर्घ परासी व्यवस्था होती है एवं जिनके पार्टिकल्स क्या होते हैं? एक बहुत दूरी तक एक जैसे दिखाई देते हैं, निश्चित ज्यामिति होती है, उन्हें हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? बे ठोस पदार्थ जिनमें लघु परासी व्यवस्था होती है एवं जिनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, उन्हें हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इनके बहुत सारे गुणों के आधार पर इनका जो अंतर है, डिफरेंस है, वो क्या होता है? देखो तो मैं एक बात करूं ज्यामिति की,
तो ज्यामिति क्रिस्टलीय की निश्चित होती है और अक्रिस्टलीय की अनिश्चित ज्यामिति होती है। बात करें हम इसके गलनांक की, तो गलनांक इनका निश्चित होता है और इनका अनिश्चित होता है। गलनांक मतलब देखो, वह ताप जिस पर कोई वस्तु, गलनांक होता है हमारा वह ताप जिस पर कोई वस्तु ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगती है, यानी पिघलने लगती है, उसी ताप को हम गलनांक कहते हैं। तो इनका सबका एक गलनांक निश्चित होता है। मानो हमने लोहा ले लिया, लोहे का ताप 1300 डिग्री सेल्सियस है, तो वो 1300 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघलेगा। हम ले लें यहाँ पर, मानो एक कांच ले लें, अब कांच का टेम्परेचर 170 होता है, 170 की बजाय उसको लगातार 50, 55, 60 देते रहो, तब भी वो कुछ समय पश्चात पिघल जाएगा, उसकी आकृति में परिवर्तन आ जाएगा। तो इसलिए क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनका गलनांक निश्चित होता है, अक्रिस्टलीय का गलनांक अनिश्चित होता है। मैं केवल मेन गुण बता रहा हूं इसके। बात करें प्रकृति की, प्रकृति में क्या होता है, ये वास्तविक ठोस होते हैं। क्या होते हैं? वास्तविक ठोस होते हैं, और ये आभासी ठोस होते हैं। आभासी और वास्तविक में अंतर क्या है? देखो, वास्तविक ठोस वे ठोस होते हैं जो वास्तव में ठोस हैं, यानी हैं भी ठोस और दिखाई भी ठोस दे रहे हैं हमें, वो वास्तविक ठोस होते हैं। और आभासी ठोस क्या होते हैं? वे ठोस जो ठोस जैसे दिखते हैं परंतु ठोस होते नहीं हैं। अच्छा, बात करें इसका गुण आता है विदलन। विदलन क्या होता है? विदलन गुण होता है, ये धारदार हथियार से काटा जाएगा तो इनका चिकना पृष्ठ बनता है। कैसा पृष्ठ बनता है? चिकना पृष्ठ बनता है। और इनको काटा जाएगा तो खुरदरा पृष्ठ बनता है। बात करें गुण आता है शीतलन वक्र। शीतलन वक्र क्या है? शीतलन वक्र क्या होता है? इनका असतत होता है। क्या होता है? असतत होता है, ये सतत होता है। देखो कैसे भाई, इनका टेम्परेचर डाउन होता है, वो अवस्था के अनुसार रुकते हुए डाउन होता है, इस तरीके से। किसका? क्रिस्टलीय का। और अक्रिस्टलीय का डाउन होता है वो सीधा एक साथ हो जाता है। मैंने बताया था पीछे कि जैसे स्टेप बाय स्टेप, जब द्रव अवस्था से पहले गैस अवस्था से द्रव अवस्था में आएगा तो पहले थोड़ी देर रुकेगा, जब तक सारा जो गैस है वो सारी गैस द्रव अवस्था में नहीं आ जाएगी तब तक उसका टेम्परेचर डाउन नहीं होगा, समय बढ़ता रहेगा। फिर द्रव से जब ठोस में बदलेगा तो जब तक सारा द्रव ठोस में नहीं बदल जाएगा तब तक उसका टेम्परेचर डाउन नहीं होगा। जितना टेम्परेचर है वो कंटिन्यू बना रहेगा। दोस्तों, बात करते हैं आगे। अब इसके बाद ही हमारा हो गया क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय का अंतर। इसके बाद बात करेंगे हम क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। छात्रों, बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? जी, तो हमने पढ़ लिया क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय अंतर पढ़ लिया दोनों का। अब उसकी बात करें, इसका पहला प्रकार आता है हमारा सह संयोजक। सह संयोजक या नेटवर्क ठोस। देखो, ध्यान रखो, मैं क्या शॉर्ट में बताऊंगा इनकी सारी डेफिनेशन। नंबर 2 आता है हमारा आयनिक ठोस। नंबर 3 आता है हमारा आणविक ठोस। और नंबर 4 आता है धात्विक ठोस। देखो, ये क्या है? इसमें जो अवयवी कण होता है, अवयवी कण परमाणु होता है। क्या होता है? परमाणु। जहां पर अवयवी कण क्या होता है? परमाणु होता है। परमाणु सह संयोजक आबंध के द्वारा एक दूसरे से जुड़ करके जो क्रिस्टलीय ठोस बनाते हैं उसे हम सह संयोजक या नेटवर्क ठोस कहते हैं। बात करें आयनिक ठोस की, तो इसमें अवयवी कण आयन होते हैं। क्या होते हैं? आयन। देखो, यहाँ आयनिक बंध के द्वारा आयन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आयन क्या होते हैं? धनायन और ऋणायन दोनों प्रकार के आयन होते हैं। दोनों एक दूसरे से किसी आयनिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। इससे हम क्या कहते हैं? अवयवी कण। जहाँ आयन हो और आयन एक दूसरे से आयनिक आबंध के द्वारा ही जुड़े होंगे उसे हम आयनिक क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। आणविक ठोस क्या होता है? जहाँ अवयवी कण क्या होते हैं? अणु होते हैं। और धात्विक ठोस क्या होता है? जहां धातु कणों के द्वारा, धातु धनायन कण, धातु धनायन कण एक दूसरे से जुड़े होते हैं। या हम कहें जहां दोनों ही पदार्थ, दोनों ही कंडीशन में धातु हों
तो उसे हम क्या कहेंगे, धात्विक ठोस कहेंगे। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, सहसंयोजक, आयनिक, आणविक और धात्विक। ये चारों ठोस क्या होते हैं, ध्यान से एक बार डेफिनेशन समझ लेंगे कि जहां अवयवी कण परमाणु होगा उसे सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस कहेंगे, जहां पर अवयवी कण आयन होगा उसे आयनिक ठोस कहेंगे, जहां अवयवी कण हमारा क्या होगा, अणु होगा उसे आणविक ठोस कहेंगे, और जब धातु के धनायन कण आपस में जुड़े हुए होंगे उसे धात्विक ठोस कहेंगे। ये हो गया हमारा क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। अब बात करते हैं निबिड़ संकुलित संरचना की। निबिड़ संकुलित संरचना, निबिड़ संकुलित संरचना। देखो निबिड़ संकुलित संरचना क्या है, एक ऐसी संरचना, एक ऐसा क्रम, अवयवी कणों का एक ऐसा क्रम या ऐसी स्थिति जहां अधिक से अधिक कणों को एक साथ व्यवस्थित किया जा सके, उसी को हम निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं। निबिड़ संकुलित संरचना को समवृत्त संरचना भी कहते हैं। ध्यान रखें, दोबारा समझ लें, एक ऐसी रचना जिसमें अधिक से अधिक अवयवी कणों को व्यवस्थित किया जा सके, उसे हम निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं। और किसी अवयवी कण के आसपास जितने अन्य कण होते हैं, यानी एक अवयवी कण अन्य जितने कणों से जुड़ा हुआ होता है, उसे उसकी उपसह संयोजन संख्या कहा जाता है। देखो समझे, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है एकल निबिड़ संकुलित संरचना। एकल निबिड़ संकुलित संरचना। एकल निबिड़ संकुलित संरचना क्या होती है, वह संरचना जिसमें अवयवी कण एक पंक्ति के रूप में, जिसमें अवयवी कण एक पंक्ति के रूप में व्यवस्थित होते हैं, इससे हम एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना भी कहते हैं। जैसे देखो ये हो गए अवयवी कण एक दूसरे से सटे हुए एक पंक्ति के रूप में आप व्यवस्थित हैं, इससे हम क्या कहेंगे, ये हो गई हमारी एकल या एक विमीय। एक विमीय मतलब इसके में एक विमा दिखाई दे रही हो, ये हो गया हमारा क्या, एकल या एक विमीय निबिड़ संकुलित। देखो जैसे मान लो हमारे डस्टर है, अब डस्टर को हम ऐसे सीधा 90 डिग्री से देख रहे हैं तो हमें केवल इसकी एक ये वाली विमा दिखाई दे रही है, तो ये कौन सी संरचना हो गई, एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना हो गई। इसी को हम ऐसे कर लेंगे तो हमें ये 2 भुजाएं एक साथ दिखाई दे रही हैं, इसको क्या कहेंगे, द्विविमीय कहेंगे। जहां थोड़ा नीचे ले आएंगे तो ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, जहां तीनों विमाएं दिखाई दे रही हैं उससे हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना कहेंगे। तो इसके 3 भाग होते हैं, इसके एक ये हो गया, नंबर 2 आ जाता है द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना, जहां जो पंक्तियां होती हैं वो एक दूसरे से ऐसे करके सटा के रखी जाती हैं, द्वारा की पंक्तियां इनके अंतराकाश में ऐसे चली जाती हैं आगे, फिर आगे वाली ऐसे स्टार्ट होगी। अब ध्यान रखिए, इसको देखो यहाँ क्या, अब एक अवयवी कण हमने ये ले लिया, इसका कोई एक अवयवी कण ले लो और ध्यान से देखिए वो कितने अन्य अवयवी कणों से जुड़ा हुआ है। ध्यान देखो यहाँ ये कितना है भाई, मानो ये वाला अवयवी कण लिया हमने तो ये कितने कणों से जुड़ा हुआ है, 1 और 2 से। तो इसमें उपसह संयोजन संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। उपसह संयोजन संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। एक अवयवी कण जितने अन्य कणों से जुड़ा हुआ होगा वही उसकी क्या होती है, उपसह संयोजन संख्या होती है। यहाँ देखो ये वाला कण ले ले, इस कितने कणों से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 कणों से जुड़ा हुआ है। अब इसको क्या कहेंगे, इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। यदि इन्हीं कणों को हम व्यवस्थित कर दें ऐसे एक दूसरे के बिल्कुल नीचे, ठीक है, अंतराकाश में नहीं करेंगे तो ये वर्ग बन जाता है। क्या बन जाता है, अब देखो इसमें भी कितने जुड़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया हमारे द्विविमीय। और त्रिविमीय जो होती है वो एक ऐसी संरचना होती है, आपने घन या घनाभ का आकार देखा होगा, एक घन के आकार की संरचना बन जाती है। इसी संरचना को हम त्रिविमीय संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिविमीय संरचना कहते हैं। इसके भी उपसह संयोजन संख्या 6 होती है। दोस्तों दोबारा समझें, निबिड़ संकुलित संरचना क्या होती है, वह संरचना जिसमें अधिक से अधिक अवयवी कणों को व्यवस्थित किया जा सके, उससे हम क्या कहते हैं,
निबिड़ संकुलित संरचना, जहां केवल हमें एक विमा दिखाई दे रही है तो एक विमीय या एकल, जहां दो विमाएं दिखाई देंगी द्विविमीय, जहां तीन विमाएं दिखाई देंगी उसे कहेंगे हम त्रिविमीय। ये हो गई हमारी क्या निबिड़ संकुलित संरचना। इसके बाद कोई भी टॉपिक्स हैं, देखो जिसको पहले एक बार सुना करें, स्टेप रोक करके पहले एक बार वीडियो देखा करो, उसका रोक लो वहीं पर। जिसकी डेफिनेशंस नहीं लिख रही हैं तो पहले डेफिनेशन को नोट कीजिए, और जितना हो सके नोट करने पर विशेष ध्यान दीजिए। जितना आप नोट करोगे उतना अच्छा समझ में आएगा, नोट नहीं करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वीडियो कितनी बार देख लेना, एक बार नोट अवश्य करें, कॉपी बना लें सभी बच्चे। इसके बाद हम बात करते हैं निबिड़ संकुलित संरचना के बाद बात करते हैं क्रिस्टल जालक की। क्रिस्टल जालक क्या होते हैं? क्रिस्टल जालक को हम बेब्रेज जालक भी कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज ब्रेवेज ने की थी। क्रिस्टल जालक क्या होते हैं? क्रिस्टल जालक होते हैं क्रिस्टलीय ठोसों की एक नियमित व्यवस्था, जो एक त्रिविमीय ज्यामिति के रूप में व्यवस्थित होती है, उसी को हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल ठोसों के अवयवी कणों की त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। और क्रिस्टल जालक क्या है? क्रिस्टल जालक क्या है? एक क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों की एक त्रिविमीय व्यवस्था क्या कहलाती है? क्रिस्टल जालक कहलाती है। इसके बाद एक टॉपिक आता है हमारा एकक कोष्ठिका, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये भी। एकक कोष्ठिका क्या है? क्रिस्टल जालक के वह छोटी से छोटी इकाई जिसको जोड़ने पे क्रिस्टल जालक बनता है, उसे हम एकक कोष्ठिका कहते हैं। एकक कोष्ठिका क्या है? क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिए बेटा। एकक कोष्ठिका, देखो मैं बात करूं, एकक कोष्ठिका जो होती है घन के आकार की होती है। ये क्या है? ये एकक कोष्ठिका है। ये क्या है? अब ऐसे ही बहुत सारी एकक कोष्ठिकाओं को एकत्रित कर दिया जाए, एक दूसरे से जोड़ दिया जाए तो क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। यदि ऐसे ही बहुत सारी एकक कोष्ठिकाओं को आपस में जोड़ दें तो किसका निर्माण होता है? क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। जैसे हम बात करें, देखो हमने बनाया, ये दीवार बना दी है, हमने यह एक दीवार बना दी, और दीवार में क्या लगता है? दीवार में लगती हैं ईंटें। तो जो दीवार में जो ईंटें लगी हुई हैं वो ईंटें क्या हैं? वो ईंटें क्या हैं? वो ईंटें, जो एक ईंट है ये वाली, एक ईंट, ये क्या है? एकक कोष्ठिका है। और ये टोटल दीवार क्या है? क्रिस्टल जालक है। समझ में आ गया होगा। एक दीवार क्या है? दीवार एक क्रिस्टल जालक है, और दीवार में लगी हुई प्रत्येक ईंट क्या है? एक एकक कोष्ठिका है। ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं एकक कोष्ठिका के प्रकार। एकक कोष्ठिका हमारी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एकक कोष्ठिका दो प्रकार की होती है। नंबर 1 पार्ट आता है हमारा आद्य या सरल एकक कोष्ठिका। इसको शॉर्ट में कह देते हैं SCC, सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल। आद्य एकक कोष्ठिका क्या होती है? इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो वह एकक कोष्ठिका जिसके प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण होता है, उसे हम आद्य या सरल एकक कोष्ठिका कहते हैं। वह एकक कोष्ठिका जिसके प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सरल या आद्य एकक कोष्ठिका कहते हैं। जैसे भाई ये हो गया हमारा एक एकक कोष्ठिका,
इसके प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण बना दिया गया है। अब इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे SCC, यानी सरल एकक कोष्ठिका। ठीक है। इसके यदि प्रभावी कणों की बात करें, प्रभावी कण कितने हो गए इस पर, तो प्रभावी कण की बात करें, देखो 8 कण हैं इसमें कुल, और कोने वाला जो कण होता है उसका 1/8वां भाग प्रभावी होता है। यानी हम कह सकते हैं कि एक कोने वाले अणु को, परमाणु को या आयन को हम 8 भागों में विभाजित कर सकते हैं, क्योंकि एक कोने से, देखो एक घर का कमरा ले लें, घर का कमरा ले लें तो मान एक कोना है, एक कोने से कितने कमरे जोड़े जा सकते हैं भाई? एक कोने पे देखो एक कमरा ये, इसके पीछे एक, इसके बराबर में, फिर उसके भी बराबर में, तो एक ही कोने पर कितने कमरे जुड़ गए? 4 कमरे। 4 कमरों के ऊपर 4 कमरे, तो कितने कमरे बने एक कोने पर? 8 कमरे। तो यानी एक कोना कितने भागों में बट गया? 8 भागों में। तो कुल प्रभावी कण यानी Z बराबर यहाँ कितना आ जाएगा? 1 होता है SCC में। SCC में Z यानी प्रभावी कणों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। बात करें नंबर 2 आता है हमारा केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका, केंद्रित एकक कोष्ठिका को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला आता है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, शॉर्ट में कह देते हैं इसको FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होती है? वह एकक कोष्ठिका, वह केंद्रित एकक कोष्ठिका जिसके प्रत्येक कोने के अतिरिक्त प्रत्येक फलक पर भी एक एक अवयवी कण होता है। फलक क्या? ये दीवार, कमरे की जो दीवार है, ये दीवार क्या है? एक फलक है। यानी वह एकक कोष्ठिका जिसमें प्रत्येक कोने के अतिरिक्त प्रत्येक फलक पर भी एक एक अवयवी कण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। इसमें अगर बात करें, देखो जैसे इसी वाली आकृति को ले लीजिए, ये तो प्रत्येक कोने पर तो है ही है, कोने के अतिरिक्त प्रत्येक फलक पर भी दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह एक एक अवयवी कण और होगा, तो उसे क्या कहेंगे हम? फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहेंगे। इसमें प्रभावी कणों की बात करें तो देखो कोने पर क्या होता है? कोने पर तो 8 है ही है, और कोने वाला एक अवयवी कण 8 भागों में डिवाइड होता है, तो कुल 1 प्रभावी कण हो गया। और फलक पर बात करें तो फलक हमारे 6 होते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, कुल मिलाकर 6 फलक होते हैं। और एक प्रभावी कण जो होता है उसका फलक का वो 2 भागों में डिवाइड होता है। भाई मानो एक ये दीवार है, तो इस दीवार के सारे उधर भी तो एक कमरा जुड़ा हुआ हो सकता है, तो जहां एक दीवार होती है 2 कमरों को आपस में जोड़ती है, तो उसका जो अवयवी कण है वो कितने भागों में बढ़ जाएगा? 2 भागों में। और 2 से इसको काटेंगे 3 बार, तो कितना प्रभावी कण हो गया? 3। तो कुल Z बराबर कितना हो गया? 1 + 3 = 4। तो यहाँ Z का मान कितना होता है? FCC में 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, FCC क्या होता है? वह केंद्रित एकक कोष्ठिका जिसमें कोने के अतिरिक्त प्रत्येक फलक पर भी एक एक अवयवी कण होता है, उसे हम फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका यानी FCC कहते हैं। बात करते हैं सेकंड नंबर आता है केंद्रित का, और वो है हमारा अंतः एकक कोष्ठिका, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसको इंग्लिश में कहते हैं BCC शॉर्ट में, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। यानी इसके केंद्र में एक अवयवी कण होता है। डेफिनेशन क्या होता है इसका? वह एकक कोष्ठिका, वह केंद्रित एकक कोष्ठिका जिसमें कोनों के अतिरिक्त उसके केंद्र पर भी एक अवयवी कण पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। जैसे ये हमारी एकक कोष्ठिका हो गई, और हमने पीछे बताया था कि प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण होता है, और यहाँ क्या होता है? कोने पर तो होता ही है,
कोने के अतिरिक्त इसके केंद्र पर भी एक अवयवी कण होता है, सॉरी केंद्र पर एक अवयवी कण होता है। केंद्र का मतलब जैसे किसी कमरे में पंखा लटका हुआ है तो पंखा क्या हो गया, उसके केंद्र का अवयवी कण हो गया। बीच में पंखा लटक रहा है, उसके केंद्र का अवयवी कण होगा। अब वो पंखा जो है वो जिस कमरे में लटक रहा है केवल उसी कमरे में हवा देगा, दूसरे कमरे में हवा देने नहीं जाएगा, तो उसका पूर्ण रूप से प्रभाव क्या हो गया, उसी कमरे में प्रभाव हो गया उसका। तो हम बात करें प्रभाव कणों की, देखो यहाँ कोने पर तो 8 है, कोने पर 8 हैं, तो मैं पीछे बता चुका हूँ कोने का अवयवी कण 8 भागों में विभाजित होता है। और मैं बात करूँ केंद्र पर, तो केंद्र पर एक कण होता है, पूरा का पूरा प्रभावी होता है, क्योंकि केंद्र पर जो कमरे के केंद्र में है, जो एकक कोष्ठिका के केंद्र में लटका हुआ है, वो दूसरे किसी आसपास के कमरे के लिए प्रभावी नहीं होगा, वो पूर्ण रूप से उसी कमरे के लिए प्रभावी होगा। तो हम कह सकते हैं कि Z बराबर क्या हो गया, 1 + 1 = 2 आ जाएगा BCC में। लास्ट बात करते हैं, नंबर 3 आता है इसका केंद्रित का अंत्य। देखो ध्यान रखना है बेटा, अंत्य और एक होता है अंत्य, यह अंत्य, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका, केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसको शॉर्ट नेम बोलते हैं इसका ECC, एंड सेंट्रोइड क्यूबिक सेल। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेम BCC की तरह, बस अंतर, सॉरी FCC की तरह होता है। अंतर क्या है, उसमें प्रत्येक फलक पर होता है और ECC में केवल 2 विपरीत फलकों पर। वह एकक कोष्ठिका जिसमें प्रत्येक कोने के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर भी अवयवी कण होते हैं। किन्हीं 2 विपरीत फलकों का मतलब है या तो लेफ्ट में है तो राइट में भी होगा, या फ्रंट पे है तो बैक में भी होगा, या ऊपर है तो नीचे भी होगा। किन्हीं 2 पर होगा, सारे पे नहीं होगा। FCC में सभी फलकों पर था और ECC में केवल किन्हीं 2 फलकों पर होगा। जैसे इसी में बात करें जो ऊपर है तो नीचे अवश्य होगा। अब बात कर लें तो यहां देखो कोने पर तो 8 हो गए, फलक पर कितने हो गए, 2 हो गए। मैं बता चुका हूं जो फलक वाला होता है वो तो भैया 2 भागों में डिवाइड होता है ना भाई। एक दीवार ये है तो इसके पीछे भी एक कमरा हो सकता है, और उस कमरे के और इस कमरे की एक ही दीवार है, तो अवयवी कण कितने भागों में बट गया, 2 भागों में बट गया। एक इसका भी Z का मान कितना होता है, 2 होता है, ECC का भी। तो ध्यान रखेंगे, हमने 4 कोष्ठिका पढ़ी। पहली सरल आद्य कोष्ठिका, तो वो क्या होती है, जहाँ प्रत्येक कोने पर एक अवयवी कण होता है, उससे हम क्या कहते हैं, आद्य एकक कोष्ठिका कहते हैं। उसका दूसरा नंबर है केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिकाएं क्या होती हैं, वे एकक कोष्ठिकाएं जिनमें कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी अवयवी कण होते हैं, उन्हें केंद्रित एकक कोष्ठिका कहा जाता है। केंद्रित एकक कोष्ठिका के 3 भाग होते हैं। पहला है हमारा फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, जहां कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक पर भी एक अवयवी कण होता है। दूसरा था हमारा अंतः एकक कोष्ठिका। अंतः में क्या होता है, जहां कोनों के अतिरिक्त उसके केंद्र पर भी एक अवयवी कण होता है। तीसरा था हमारा अंत्य एकक कोष्ठिका, जहां कोनों के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर अवयवी कण होते हैं, उससे हम अंत्य एकक कोष्ठिका कहते हैं। छात्रों, आज इस वीडियो में हम यहीं पर खत्म करेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। आप लोगों का सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ाएगा। और दूसरी बात यह है, घर पे मन लगा करके पढ़ाई करिए, जितना हो सके अधिक से अधिक वीडियो को देखने के बाद नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। हम भी कोशिश करेंगे अधिक से अधिक आपको बताया जाए। मैं यहाँ शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये चीज़ आप पढ़ चुके हो, ठीक है। और डिटेल में चाहिए तो और पीछे वीडियो पड़ी हुई है, उन्हें डिटेल में देख लीजिए। जिसको कोई समस्या आ रही हो PDF की तो कमेंट करके बता दें, उसी टॉपिक का PDF भी आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।